हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक मिड कैप स्टॉक के बारे में जिसमें रिस्क तो कम है बट रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, मिल सकते हैं आपको। एंड इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें अभी के टाइम पे नज़र आ रही है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल के बारे में। मार्केट कैप के बारे में अगर बात करें तो 22,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और ये एक मिड कैप कंपनी है। आपको मार्केट कैप देख करके भी अंदाज़ा लग गया होगा कंपनी क्या करती है। कंपनी का QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स चेन है जिसमें कंपनी हैंडल करती है अलग अलग आउटलेट्स, अलग अलग फ्रेंचाइजीज को मैं आपको अगर नाम बताऊं तो यहाँ पे आपने पिज़्ज़ा हट का नाम सुना होगा, आपने KFC का नाम सुना होगा, आपने कोस्टा कॉफ़ी का नाम शायद सुना होगा। एंड इसके साथ भी और भी चीज़ें हैं, तो आप ओवरऑल चाहो तो रीड कर सकते हो डिटेल में जा करके। बट इस वीडियो में इन सिंपल वर्ड्स, इन वन लाइन आप ये समझ लो कि KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, ये सब के जितने आउटलेट्स आप देखते हो वो सारे आउटलेट्स देवयानी इंटरनेशनल एक तरह से मैनेज करती है। और अगर आउटलेट्स के नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 543 KFC स्टोर है, 510 पिज़्ज़ा हट है, 112 कोस्टा कॉफ़ी है, 240 से ज़्यादा सिटीज़ में प्रेजेंट है इंडिया में। अब चलते हैं इसके कुछ फंडामेंटल के ऊपर, देन चलेंगे इसके टेक्निकल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स के ऊपर सबसे पहले अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 3 साल का 26%, इट्स वेरी गुड। 5 साल का 22%, ये भी काफ़ी अच्छा है। TTM का 29%, ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे कंपनी का कंसिस्टेंट है, प्लस थोड़ा इंक्रीज भी हो रहा है। 29-28% के आसपास है अभी के टाइम पे। सॉरी, TTM पे 29-28 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में तो 5 साल का 54% है, 3 साल का 57% है। TTM में भले ही -11% है, बट अगर आप देखोगे कंपनी ओवरऑल अच्छा करती है। और अगर आप देखोगे एक और चीज़, तो यहाँ पे आपको लॉस देखने मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, प्रॉफिटेबल होकर के प्रॉफिट को धीरे से इंक्रीज कर रही है आराम आराम से। एंड EPS भी अभी सही हो गया है, पहले ऑब्वियसली नेगेटिव में था अगर लॉस होगा तो, लेकिन अभी सब कुछ पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। एंड इसके साथ अगर आप ROE देखोगे तो ROE भी 34% का है। 34% का ROE काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, आपको शायद आपने शायद देखा होगा यहाँ पे ROE कह रहा हूँ, सॉरी। अगर आप PE रेशियो देखोगे, स्टॉक PE अगर आप देखोगे 98 का देखने मिलेगा, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा है। 98 का PE रेशियो मतलब तो स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इसी तरह के सेम कंपनीज जो हैं, अगर आप इंडस्ट्री PE देखोगे, मतलब अगर इस इंडस्ट्री का आप एवरेज PE देखोगे तो वो 97 के आसपास है। मतलब कंपनी अभी भी परफेक्ट वैल्यूएशन पे है। मैं इसे अंडर वैल्यूड तो नहीं कहूँगा लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं कहूँगा। तो इस ये चीज़ आपको समझना होगा कि कंपनी, देखो अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ कंपनी का PE जो होता है वो 15-20 के आसपास ही होता है इंडस्ट्री PE। और वो कंपनी अगर 30 का PE लेकर के बैठी हुई है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड हो चुकी है। अगर कोई कंपनी का PE 30-35 का होता है और वो कंपनी 30-35 लेकर के बैठी है, इसका मतलब क्या कि कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे है। आप समझ रहे हो बात को। अगर मान लो यही कंपनी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, अगर यही कंपनी आपको 50-60 के PE पर मिलती तो मैं इसे अंडर वैल्यूड कहता, हेविली अंडर वैल्यूड। क्यों? क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्री PE 97 का है एंड मौजूद है 50-60 के PE पे, तो ये अंडर वैल्यूड है। लेकिन जिसको ये चीज़ पता नहीं होगा कि PE रेशियो जो है वो डिपेंड करता है सेक्टर्स के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसे लगेगा यार 60 का PE तो यार अच्छा खासा हो गया, मतलब 60 का PE तो बहुत हो गया ऐसे करके। तो वो चीज़ है, होप आपने समझा होगा। बैलेंस शीट के ऊपर चलते, रिजर्व्स 850 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग्स 1550 करोड़ से भी ज़्यादा की है। आप बोलोगे यार इतनी ज़्यादा बोरिंग्स, मतलब ये तो और गलत बात है। मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग 77 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का है। एंड जितने बोरिंग्स है लगभग 1500 करोड़ का बोरिंग जो है यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज़ पर है। अब कंपनी क्या करती है, सिंपल है, जैसा मैंने कहा कि QSR चेन है, आउटलेट्स है कंपनी के। अब अगर कोई भी आउटलेट होता है वो कंपनी पूरा खरीदती तो नहीं है, रेंट पे रहता है, इस पे रहता है, उस पे रहता है, लीज पे रहता है। तो इसी वजह से उसका जो लाइबिलिटी है, लीज लाइबिलिटी, इसलिए इतना ज़्यादा होता है। अगर आप कोई भी QSR का चेन ऐसा, जिस रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, सॉरी, जिस स्टॉक में ऐसा QSR स्टॉक है, आप निकाल करके देखो, लीज लाइबिलिटीज उसमें ज़्यादा रहेंगी। और लीज लाइबिलिटीज जो है वो बोरिंग्स में ऐड होती है, तो यहाँ पे आपको इसलिए ओवरऑल बोरिंग ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अगेन वही बात, जिसको नहीं पता होगा ये सब चीज़ें, वो सोचेगा यार 1500 करोड़ की बोरिंग, 1600 करोड़ की बोरिंग, ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो यही चीज़ है।
डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर कि आपको जो है किस तरह से बोरिंग को देखना है, किस तरह से पी को देखना है, किस तरह से आरओई को देखना है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। 62% प्रमोटर के पास है, 13% एफ के पास है, डी के पास 8% है, पब्लिक के पास 15.69% है, जिसमें से कुछ एच है। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूँ, 4 3 7 8 8% अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ तो अराउंड मान के चलते हैं 8% ही मान लो या 7% मान लो, 7% के आसपास जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स है। मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग सबसे कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे 7% का होल्डिंग एक्चुअली बहुत कम है। तो इसी वजह से मुझे ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगा, और ओवरऑल मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल कैसे हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ लाइंस बनाए हुए हैं। पहले स्टॉक जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो एक ऑप्शन था कि स्टॉक यहाँ पे एक सपोर्ट ले, बट स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, वो और नीचे गया, और अब जो है यहाँ पे ये आ चुका है इस जोन में। और इस जोन में अगर आप पीछे जा करके देखोगे तो कंसोलिडेशन तो है, ठीक है। स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास काफी बार रेजिस्टेंस भी लिया। यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे आप 2 बार कह सकते हो, यहाँ पे भी आप 2 बार कह सकते हो, यहाँ भी 1 बार है। तो स्टॉक ने काफी बार रेजिस्टेंस लिया है, काफी बार यहाँ पे जो है सपोर्ट भी लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, वेट, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हो छोटा छोटा इसने सपोर्ट भी लिया है, यहाँ पे कंसोलिडेट जब कर रहा था उस टाइम पे, और यहाँ पे भी देखो एक रेजिस्टेंस है। तो इस जोन से, जोन के ऊपर वाले एरिया से, नीचे वाले एरिया से, बीच से, आगे से, पीछे से, कहीं ना कहीं से इसने जो है थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लिया हुआ है। देख सकते हो यहाँ भी थोड़ा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए एक मेन एरिया बन जाता है, एक सपोर्ट का एरिया बन जाता है। स्टॉक अभी इसी जगह पे अवेलेबल है, तो इसलिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, और ये ऊपर से स्ट्रांग भी है, तो वो भी एक पॉइंट है। उसके साथ देखो, पहली बात यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन है, तो ये कंसोलिडेशन इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके साथ प्रीवियसली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज ये बना है, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट बना, सपोर्ट से रेजिस्टेंस बना, तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तीसरी बात, यहाँ पे जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये बहुत स्ट्रांग बन जाता है। आप देख भी सकते हो यहाँ से हल्का हल्का आपको सपोर्ट दिख भी रहा होगा, मतलब ब्रेक करने की कोशिश करी गई थी ड्यूरिंग मार्केट, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया था ये। और आगे अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी तो मैंने बता दिया। अब एक सवाल आता है कि ठीक है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगा, हो सकता है थोड़ा फंस करके ऊपर निकल जाए, या फिर हो सकता है डायरेक्टली ही ऊपर निकल जाए, ठीक है, जो भी होगा, सपोर्ट आएगा तो ठीक है। अगर ये ब्रेक हो गया तो क्या? अगर ये ब्रेक हो गया तो मैंने एक और लेवल बनाया हुआ है। वैसे चांसेस के बारे में अगर बात करें तो बहुत बहुत कम चांसेस मुझे लगते हैं, बट अगर फिर भी ब्रेक होता है एक बार को, तो यहाँ पे उसके बाद का लेवल मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जोन मैंने बनाया हुआ है, ये भी सपोर्ट है। यहाँ पे आपको सपोर्ट देख करके ही पता चल रहा होगा। पीछे भी जाओगे चार्ट पे तो आपको और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये देखने मिल जाएगा। देखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है, यहाँ भी दिखा दिया। तो ये जो है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, आप कह सकते हो इसको भी, ये भी काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। तो ये मैंने ड्रॉ करा हुआ है। अब आगे देखते हैं जो भी होगा। अगेन जैसे मैंने कहा कि चांसेस कम हैं, बट फिर भी यहाँ पे आएगा तो मैं अगेन आपको वीडियो बना के बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो टेंशन करने वाली कोई भी बात नहीं है, आराम से बैठो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके बैठो। जो जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा, आपको वीडियो बना दूंगा। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं होने वाला इस वीडियो में, जो मैंने बताया एक चीज़ भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कॉल टिप मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।